ये इस कदर गुंडागर्दी है। पुलिस के सामने पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने गुंडे आते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बदतमीजी करते हैं, डंडे दिखाते हैं, नारे लगाते हैं। पुलिस आराम से, मतलब पुलिस उनको सुरक्षा दे रही होगी। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय पूरे इस षड्यंत्र में शामिल था कि किसी भी तरह से आंदोलन टूट नहीं रहा था। तो इसको हिंदू और सिख बनाओ, और हिंदू और सिख कैसे बन सकता है जब आप खालिस्तान का नारा दो। क्या माना जाए? माना यही जाए कि आप किसी भी तरह से किसानों को भरपेट रोटी नहीं देना चाहते, उनका हक नहीं देना चाहते, उन्हें पूरी तरह से तबाह करना चाहते और साथ में सभी मजदूरों को भी तबाह करना चाहते। तो ये जो षड्यंत्र है, ये केवल और केवल, मैं सीधा नाम लेके कह रहा हूँ, गृह मंत्री का षड्यंत्र है। और आंदोलन को खत्म करने के लिए, सिखों को टारगेट करने के लिए, हिंदू और सिख करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन धीरे धीरे सारे के सारे नंगे हो गए और सारे सबूत सामने आने लगे। जिसने झंडा फहराया वो गृह मंत्री के साथ आराम से बैठ के बात कर रहा है। प्रधानमंत्री के साथ में तस्वीर है, बीजेपी के 3 जो सांसद हैं उनके साथ में उसकी तस्वीर। जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इन्वेस्टिगेशन किसी ईमानदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति ने की, एजेंसी ने की, तो सबसे पहला नाम गृह मंत्री का आएगा। देश के लिए बहुत दुख की बात है जब सरकारें अत्याचार करने से बाज नहीं आ रही, लगातार शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक आंदोलन को दबाना चाह रही हैं, लोगों की आवाज को दबाना चाह रही हैं। उस सब के बावजूद भी अदालतें शांत बैठी हैं। क्यों? ये सवाल सबके मन में है जी, इसका जवाब मिलना चाहिए। सवाल सबके मन में, लगातार सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, मैं जानना ये चाहता हूँ कि धरना देना, आंदोलन करना सबका अधिकार है, ठीक है ना। कि यूपी की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल मैं यूपी की सीमा में हूँ, तो यहाँ पर गन्ने का भाव जब से बीजेपी सरकार है नहीं बढ़ा। सरकार कहती है कि हम आमदनी दोगुनी कर देंगे, फिर कानूनी दाव पेच आ जाता है। आम जनता इस कानूनी दाव पेच को समझ नहीं पाती, कानूनों को नहीं समझ पाई कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है। संक्षिप्त शब्दों में और सरल शब्दों में आपसे जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात जानता हूँ, हर कोई समझता है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति भी समझता है और किसान समझता है, और हर किसी को और को भी समझ में आना चाहिए कि पिछले 2 साल से देश के गन्ना किसानों का 15,683 करोड़ रुपया मिला नहीं है। एक बहुत साधारण सी बात है, हम लोग रोज उससे गुजरते हैं। मुझे किसी दुकान से कोई सामान लेना है, मैं उससे कहूंगा सामान दे दे, वो सामान देगा और मैं तुरंत पैसे दूंगा। हर चीज के विषय में देख लीजिए आप, एक कोई चीज नहीं है। पर्टिकुलर गन्ना से बनने वाली जो चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, गुड़ शक्कर को छोड़ दीजिए, आप चीनी की बात करिए। चीनी में लेता हूं दुकान से, इधर चीनी ली, उधर मुझे पैसे देने होते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार जब किसान अपना गन्ना देने जाता है, उसी समय उसका गन्ना तोलने के बाद चेक काट के उसके हाथ में क्यों नहीं दे दिया जाता, ताकि वो अगले दिन अपना पैसा निकाल सके? क्या मजबूरी है? दूसरी बात, सरकार जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनका लाखों करोड़ का जो उनका कर्जा है, वो भी नहीं, कर्जा माफ कर देती इतनी सी देर में। मोदी जी ने 1,75,000 करोड़ 1,75,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से लिए। 1,45,000 करोड़ केवल जो बिजनेसमैनों का कर्जा है उसको माफ करने के लिए बैंकों को दे दिए नहीं दिए? पिछले 6 साल में मोदी जी ने इन चंद उद्योगपतियों का 7,95,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, और अभी भी देश के बैंकों का 12.5 लाख करोड़ का कर्जा उन पे बाकी है। इतना 7,95,000 करोड़, तो इतना सही तो है गन्ने का, आप दे क्यों नहीं देते यार? इतने मूर्ख समझ रखे किसान। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, हर आदमी इनको समझ रहा है, विरोध नहीं कर पा रहा था। लेकिन इन कानूनों के बाद में जो विरोध शुरू हुआ, और विशेष रूप से ये परसों रात के जो घटनाक्रम घटा है, उसके बाद जो लोगों की समझ में आई है, और आज यहाँ लोगों का जन सैलाब कल से ही आना शुरू हो गया, रात से ही, परसों रात से, उसके बाद अब सब लोग समझ रहे हैं और अपनी आवाज़ जो उठा रहे हैं। बात ये है, बहुत सीधी सी बात है, यहाँ नीति की तो बात ही आप छोड़ दिए, यहाँ नियत की बात है। प्रधानमंत्री अपने लिए 10-10 हजार करोड़ रुपए के, यानी 20,000 करोड़ के 2 जहाज ला सकते हैं। इनसे पहले भी प्रधानमंत्री हुए, क्या वो जहाजों में नहीं घूमते?
एयरफोर्स के सबसे बढ़िया जहाज होते हैं, उसमें खूब घूमते प्रधानमंत्री। 20,000 करोड़ के जहाज अपने लिए ला रहे हो और आप 15,683 करोड़ रुपए किसानों को नहीं दे सकते। क्या माना जाए? माना यही जाए कि आप किसी भी तरह से किसानों को भरपेट रोटी नहीं देना चाहते, उनका हक नहीं देना चाहते, उन्हें पूरी तरह से तबाह करना चाहते और साथ में सभी मजदूरों को भी तबाह करना चाहते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाल किले पर जो घटना हुई, हमने और आपने देखा, पूरे देश ने देखा, किसानों का एक धड़ा, कुछ संगठनों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, इसमें कानूनी दांवपेच किया है। क्या वहाँ पर कोई झंडा लग सकता है या नहीं लग सकता है? कानून क्या कहता है? देखिए, झंडा किसी भी जो राष्ट्रीय धरोहर है वो अगर सरकार के संरक्षण में है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज उस पर लगा है, कोई और झंडा नहीं लग सकता, ये तो है एक बात। लेकिन वो झंडा लगाया कैसे गया है, इन परिस्थितियों को देखो, आप कैसे पहुंचा है। आप अगर दिल्ली को कवर करते हैं या दिल्ली में रहते हैं, मैं पिछले 1987 के बाद से यहाँ लगातार दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आप मान लीजिए कि तकरीबन मुझे 33 साल हो गए, 34 साल। मैंने इतने समय में जो नई दिल्ली का वो इलाका है, राष्ट्रपति भवन से लेके और लाल किले का, 15 अगस्त हो और 26 जनवरी हो, वो इलाका 3 दिन पहले पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। और जो अभी भी इस तरह की और जो कंफर्मेशन है वो ये है कि लाल किला भारतीय वो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पुरातत्व विभाग उसके अंडर में होता, उसके अधिकारी होते हैं, उन्हें भी घुसने नहीं दिया जाता है बिना आइडेंटिटी उनकी चेक करने के बाद। सारा सेना के अंडर में होता है 3 दिन पहले से जब सील कर दिया जाता है। तो आप ये बताइए कि जब सेना के अंडर में होता है, सीआरपीएफ और ये जो आपकी सीआईएसएफ है, ये सुरक्षा बल वहां पे होते हैं, दिल्ली पुलिस की पूरी जिम्मेदारी होती है। इतने सिक्योर इलाके में जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, ये इतने सारे लोग कैसे पहुंच गए? और दूसरा, जो लोग पहुंचे हैं उनसे पहले वहां 1000 के लगभग लोग हैं, कैसे पहुंच गए? क्या इसकी गहन जांच नहीं होनी चाहिए? ये माना जाए कि जो आप पूरा टारगेट करके चल रहे हो और सिख समाज को पूरे निशाने पर लेकर जो बीजेपी ये सारा षड्यंत्र रच रही है, जिसने शुरू से कहा कि ये खालिस्तानी है और फिर कहीं से एक पोस्टर सलाए दिखा के जंगल में कहीं वो दिखा दिया ये खालिस्तान का वो है, मीडिया ने जो गोदी मीडिया उसने प्रचार किया और उसी को बनाते बनाते आगे कि भाई ये खालिस्तानी है और वही ले जाके झंडा आपने लगा दिया और जो गोदी मीडिया उसने जो प्रचार किया वो सबके सामने है और आज सारे के सारे नंगे हो गए। सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए, कुछ भी और होने से पहले इतनी सिक्योरिटी के बाद इतने लोग पहुंचे कैसे, जहां वहीं पर काम करने वाले भी लोग बिना आई कार्ड चेक किए हुए अंदर नहीं घुस सकते। और वो जो किला है वो किला है, नाम के लिए किला नहीं है, वो किला है, वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये सच है। और आपने न्यूज में देखा पुलिस वाले बैठे हुए आराम से कुर्सी पर बैठे थे। क्यों बैठे थे भाई? कहां वो बारात में आए थे, रिश्तेदारी में आए थे, वहां मौज मस्ती के लिए आए थे? इसका मतलब यह है कि गृह मंत्री और गृह मंत्रालय पूरा इस षड्यंत्र में शामिल था कि किसी भी तरह से आंदोलन टूट नहीं रहा था। तो इसको हिंदू और सिख बनाओ, और हिंदू और सिख कैसे बन सकता है? जब आप खालिस्तान का नारा दोगे, खालिस्तान का वो सब करोगे। तो इनको पूरा टारगेट करके इस आंदोलन को बदनाम करो और फिर जो कार्रवाई ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा कल गुंडे किस तरह से जो कार्रवाई कर रहे थे। और परसों यहाँ आए थे, जब यहाँ पे टिकैत साहब और हम सारे लोग थे, 6 बजे तक मैं भी यहीं पे था, तो वो सारे के सारे आए जो बीजेपी के विधायक हैं। मतलब ये इस कदर गुंडागर्दी है। पुलिस के सामने पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने गुंडे आते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बदतमीजी करते हैं, डंडे दिखाते हैं, नारे लगाते हैं, पुलिस आराम से, मतलब पुलिस उनको सुरक्षा दे रही होती है। तो ये जो षड्यंत्र है, ये केवल और केवल, मैं सीधा नाम लेके कह रहा हूं, गृह मंत्री का षड्यंत्र है। और आंदोलन को खत्म करने के लिए, सिखों को टारगेट करने के लिए, हिंदू और सिख करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन धीरे धीरे सारे के सारे नंगे हो गए और सारे सबूत सामने आने लगे। जिसने झंडा फहराया वो गृह मंत्री के साथ आराम से बैठ के बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के साथ में तस्वीर है, बीजेपी के 3 जो सांसद हैं उनके साथ में उसकी तस्वीर। अच्छा, आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें षड्यंत्र किसका है। आप वकील हैं, अच्छे सवालों को उठाते हैं, अभी आपने कई सवाल उठाए, तो क्या इन सवालों के पीछे से एक लाल किले की घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश है? किसकी? जो मतलब वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो घटना हुई, हम सिंपल ये चाहते हैं ईमानदारी से जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इन्वेस्टिगेशन किसी ईमानदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति ने की, एजेंसी ने की, तो सबसे पहला नाम
गृह मंत्री का आएगा, करो आप इन्वेस्टिगेशन, आपको पता लग जाएगी दूध का दूध पानी का पानी। करो ना, क्यों बख्शते हो किसी को? पर मैं जानता हूं कि तुम में इतना कलेजा नहीं है कि ईमानदारी से तुम इन्वेस्टिगेशन कर सको।